कर रहा हूं। देखो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं? हर वो चीज जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, हर वो प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। हर वो प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे मान लो अगर आप स्लीपिंग कंडीशन में भी हैं, स्लीपिंग कंडीशन मतलब आपके बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या सिंपली बोले तो मेटाबॉलिक मिटा देते हैं, सिंपल टर्म्स में बात करते हैं। अगर हम बात करें कि आपके बॉडी का जो भी एक्टिविटी है वो तो बिल्कुल रुका हुआ है ना, आपके बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो तो रुके हुए हैं, बट उन सारे एक्टिविटीज जो कि रुके हुए हैं उनके बावजूद भी आपके बॉडी में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे बात है, आप सोए हैं तो आप सांस ले रहे हैं, सोए हैं फिर भी आपके बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है। रात में खाना खाने के बाद हम लोग सोते हैं तो सोने के बाद क्या फूड का डाइजेशन रुक जाता है? नहीं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है। मतलब अगर आपका पूरा पूरा फंक्शन रुका हुआ है, आप फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, फिजिकली रेस्ट में है, बट फिर भी आपके बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस होता रहता है। वो प्रोसेस जो हमको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, इन सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लिखेंगे ऑल द वाइटल प्रोसेस, ऐसे लिखिए, ऑल द वाइटल प्रोसेस which is necessary for an organism to keep them alive is called life process। ठीक है, लिखिए जल्दी से। सबका हो गया? यस सर। यस सर। चलो हटा रहा हूं, आगे देखो, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कीजिए जरा। The maintenance function of the living organisms must go on even when they are not doing anything particular। जो भी बताए उसका एग्जांपल है। लिख लिए? मतलब अंडरलाइन कर लिए इसको? चलो नेक्स्ट। स्टार्टिंग में बहुत कम, यहाँ ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, न्यूट्रिशन से मेनली पढ़ना है। तो अब चलो यहाँ देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इस वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बनता है। पूछता है कि जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सारा काम इतने आसानी से हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, तो हम जैसे मल्टी सेलुलर में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने का क्या जरूरत है? मतलब ये कि अगर हम बात करें एक अमीबा का, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन अमीबा, तो अमीबा के केस में क्या होता है? अमीबा के केस में सिंपली ये देखो, एक अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है। मान लो इस अमीबा को यहाँ, अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। यस इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, वेरी गुड। Yes, दिस इज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मींस फॉल्स फीट, ये हम लोग पढ़े थे पहले ही। फॉल्स फीट पहले मतलब कि बचपन में 7th 8th में पढ़े थे, फॉल्स फीट। तो ये जो स्यूडोपोडिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से मान लो यहाँ पे उसका फूड है, ये इसका फूड है। तो ये जो तुम्हारा अमीबा है ना, ये यहाँ पे ऐसे एक इसको प्रोजेक्शंस को इनलार्ज करता है अपने स्यूडोपोडिया को, और बाद में ये स्यूडोपोडिया को ऐसे फ्यूज कर लेता है, ये फ्यूज हो जाएगा आपस में, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हुआ तो ये पूरा से ज्वाइंट हो गया, और जैसे ही ये पूरा ज्वाइंट हुआ तो अंदर में ये जो फूड है ये लॉक्ड हो गया। समझे नहीं समझे? ये अमीबा है, यहाँ पे मान लो एक फूड है,
ठीक है, ये अमीबा क्या करेगा कि स्यूडोपोडिया उसके चारों तरफ ऐसे बनाएगा, धीरे 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 इसको ले जाकर ऐसे बंद कर देगा। अब देखो ये बंद हो गया तो अंदर में फूड तो यहाँ पे कैप्चर हो गया, फूड पार्टिकल, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ, तो अगर ये फूड पार्टिकल कैप्चर हो गया उसके बाद क्या करेगा कि इसको, इस जगह को अमीबा एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप करेगा, उसका नाम होगा फूड वैक्यूल। क्या किसमें डेवलप कर देगा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। और अब इस फूड वैक्यूल में अपना जितना डाइजेस्टिव जूस है उसको सिक्रीट करेगा, ये जो फूड था उसको डाइजेस्ट करेगा, और जब फूड डाइजेस्ट होगा तो जैसे बात है बहुत सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर जाएगा, होगा। डाइजेशन के बाद यही तो होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, और उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन से वो सारे फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, ये तो एक बात हुआ। अभी मान लो इस अमीबा को सांस लेना है, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप इसका ये जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक्सचेंज कर लेता है। इस सरफेस के थ्रू वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर लेता है। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर ले रहा है, मतलब ये कि उसको इतना कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं। हम लोग ब्रीदिंग के लिए कितना कुछ करते हैं, नाक है, लंग्स है, फिर वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये वाला, ये पूरा पैराग्राफ सिर्फ इतना ही बताया है कि आखिर क्यों जब अमीबा जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के सिर्फ डिफ्यूजन से काम हो जा रहा है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों? और ये सिर्फ मेरा ही क्वेश्चन नहीं है, ये देखो एनसीईआरटी भी इस क्वेश्चन को बहुत शौक से पूछा है। ये देखो पहला क्वेश्चन, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। देख रहे हो, तो अभी जिस क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं यूं ही फालतू नहीं है, एनसीईआरटी भी पूछा है। खैर चलो, अब जरा इसका जवाब ढूंढ लें। कोई बताएगा क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सर सिंगल सेल सर डायरेक्टली O2 और CO2 को सर So all the एक्सचेंज cells are not in the direct contact of the हाँ ठीक है, surrounding. वेरी गुड। ये तो हमको लग रहा है कि हम क्लास में बताए थे और सना क्लास में थी इसमें, थी ना सना यानी में? Yes, sir. एग्जैक्टली मेरा ही वर्ड्स हमको सुनाई दिया इसलिए बोले। खैर ये जो एक्सचेंज वाला बात है इसका दो कारण है। पहला कारण तो ये कि अमीबा बहुत सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कोई टेंशन ही नहीं, वो चुपचाप क्या करेगा कि ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट किया डायरेक्टली और सीधा सीधा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ डिफ्यूजन करके अंदर चला गया। सिंपल, सो सिंपल लाइक दैट, ठीक है। बट अगर हमारे केस में बात करें तो मान लो हमारा फिंगर्स है या हमारा हैंड्स है या हमारा लेग्स है, तो वो तो डायरेक्टली ऑक्सीजन ट्रांसफर कर लेगा। बट हमारा किडनी, वो तो बॉडी के अंदर में है, वो तो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, तो वहां पे ऑक्सीजन ट्रांसफर कैसे होगा? समझ रहे हो बात? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हमको सिर्फ ऑक्सीजन यूज करने के लिए नहीं चाहिए, हमको ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल में सरवाइव करने के लिए चाहिए। बहुत सारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसा भी है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला फिर भी चलेगा, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला फिर भी वो जिंदा तो रहेगा। बट हमको सरवाइव करने के लिए चाहिए, नहीं मिला, जरा एक सेकंड के लिए भी कांटेक्ट खत्म हुआ ऑक्सीजन से तो कहानी भी खत्म। तो ये बात है, इसलिए हमको जरूरी है कि हम एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाएं जो लगातार एंडलेस सप्लाई मेंटेन रखे ऑक्सीजन का बॉडी का हर एक सेल तक। और सेम यही बात न्यूट्रिशन में भी, हमारे हर सेल को खाना चाहिए। अगर खाने के लिए स्पेशल सिस्टम नहीं होगा तो जैसे मान लो स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो स्टमक को तो खाना मिल गया, स्टमक के सेल्स को न्यूट्रिशन मिल गया। बट व्हाट अबाउट ब्रेन? ब्रेन में तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वहां न्यूट्रिशन तो नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो बात? हमारा बॉडी बहुत बड़ा है और हमें स्पेशलाइजेशन का जरूरत है, इसीलिए हम लोग अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन को अलग अलग काम दे दिए और उसको बोले कि भाई तुम मेरे बदले ये काम कर दो, हम तेरे बदले ये काम कर देते हैं, और आपस में कोऑर्डिनेशन से हमारा पूरा पूरा बॉडी चलता है। ठीक है, चलिए अब जरा इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, अंडरलाइन भी करना है आपको, यही पैराग्राफ उसका आंसर है। देखो, इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed, मतलब हो सकता है वहां जरूरत ना हो, may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But in multicellular organisms
all cells may not be in direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. ठीक है, या दिक्कत है यहां तक? बोलो, No, अंडरलाइन कीजिए फटाफट. ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को भी? नहीं. अब आगे सुनो. एक क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, खाना खाना जरूरी है, चलो ठीक है, सांस लेना जरूरी है, ये भी समझ में आता है, सर्कुलेशन जरूरी है क्योंकि उससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, बट एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है भाई? हम अगर खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना आ रहा है बॉडी में, जमा होगा, मेरा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो बाद में हम कभी एक साथ निकाल लेंगे. जरूरी थोड़ा ना है कि हम डेली अपने बॉडी से एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालें. ये सवाल ऐसा भी बनता है. तो देखो, उसका जवाब यहाँ है इस पैराग्राफ में. व्हेन केमिकल रिएक्शंस, देखो हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन है सब केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो डाइजेशन ऑफ फूड क्यों ना हो, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन, सब का सब. एक्सक्रीशन में फिजिकली एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालना केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो फिजिकल प्रोसेस है. बट बॉडी के अंदर एक्सक्रीटा का जनरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस. हमारे बॉडी में हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड? यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड? अमोनिया अमोनिया अफीफा बोल रही है ना अमोनिया. यूरिया सर. सर केमिकल या फिजिकल? केमिकल. हमारा वेस्ट केमिकली क्या होगा ये पूछेंगे ना, फिजिकल से क्या दिक्कत है? यूरिक एसिड. यूरिक एसिड नहीं, हमारे बॉडी में हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. वी एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है. और यूरिया जो है ना, ये हमारे बॉडी में लीवर में बनता है. हम लोग को लगता है नॉर्मली क्या कि एक्सक्रीटरी में किडनी है, तो पूछेगा कोई कि यूरिया कहाँ बना, तो सीधा बोल देंगे किडनी. बट नो, माइंड इट, याद रखिएगा. ये लिख ही लो कहीं साइड में, एक्स्ट्रा बट लिख लो. यूरिया इज फॉर्म्ड इन सॉरी किडनी बोल रहा हूँ, लिवर. लिवर. यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर. हो गया? चलिए, तो यूरिया भी आप समझ गए. नेक्स्ट लिखिए. अब इस पैराग्राफ को आगे देखते हैं. ऑल द केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन. ये बात तो समझ में आ रहा होगा. रिस्पायरेशन में यही तो होता है. हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बना वो कार्बन सोर्स है, और ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ इन किए, दोनों मिलकर ब्रेक होता है और बनाता है एटीपी. रेस्पिरेशन में ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी. खैर आगे. They create byproduct that are not only useless for the cells of the body but even be harmful. देखो, यूजलेस हो तो चलेगा. मान लो मेरे पास कुछ ऐसा चीज है जो बेकार है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मेरे पास कुछ ऐसा चीज है जो खतरनाक है मेरे लिए, हार्मफुल है, तो क्या हम उसको अपने पास रख सकते हैं? नहीं. तो बिल्कुल, जो ये यूरिया या अमोनिया, ये सब जो कुछ भी बनता है वेस्ट, ये एक तो हमारे लिए बेकार है और दूसरा हार्मफुल भी है. इसीलिए these waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत है तो पूछिए. नहीं? नहीं, ठीक. नो सर. जरा सबको देख ले, सबका क्या हाल है. सर यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है ना? हाँ बिल्कुल, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है. सब अपना एक बार जरा वीडियो ऑन करो तो. चलो
अभी क्वेश्चंस का बात करें, जरा चारों क्वेश्चन देखो फटाफट। बायोलॉजी में याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब क्वेश्चन होगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन होता है डायरेक्ट, मतलब हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, हर साल इस इंटेक्स्ट और प्रीवियस ईयर से मान लो टोटल अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है बायोलॉजी में, टोटल अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 में से 7 या 8 जो है ना वो डायरेक्टली या तो इन टेक्स्ट से आता है या फिर जो पीछे में बैक क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का, है ना, चैप्टर एंड क्वेश्चन, वहां से आता है डायरेक्ट, बिना किसी भी वर्ड चेंज के। इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब बायोलॉजी में तो एकदम कर लेना, कोई धोखा नहीं। और हाँ, ऐप पे आप लोगों को कल एक असाइनमेंट भेजे थे हम, कितनों का हुआ? कौन सा असाइनमेंट सर? अच्छा, कौन सा असाइनमेंट? रुको पहले हमको पॉज करने दो रिकॉर्डिंग। देखिए, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर एंड क्वेश्चन आपको जरा देख लेना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे कोई कमी ना हो। नेक्स्ट इज, अब कुछ क्वेश्चंस देख लो। पहला क्वेश्चन के बारे में तुम लोग बात कर लिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? जरा बताना कोई। लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन। वेरी गुड। ये सम है, सारे फीचर्स का सम है। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होगा, जितना के भी रोहित बोला, कोई भी मिसिंग होगा तो हम लिविंग नहीं बोलेंगे। कोई भी नहीं, मतलब यूं बोलो कि ग्रुप ऑफ, जैसे मान लो एक्सक्रीशन का बात करते हैं, तो एक्सक्रीशन तो बेसिक है, कोई भी चीज अगर जिंदा है और खाना खा रहा है तो एक्सक्रीट भी करेगा। बट रिप्रोडक्शन कई बार लोग बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बेसिक नहीं है। आप 9th में पढ़े थे, ड्रोन्स होता है, हनी बी का ग्रुप है, टाइप है, जो मेल हनी बी होते हैं उनको ड्रोन बोलते हैं। और वो सॉरी, ड्रोन तो करते हैं यार, वर्कर भी ये हनी बी में फीमेल वर्कर्स होते हैं जो कि स्टेराइल होती है, कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती। या हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे ह्यूमन कपल्स भी ऐसे हैं जिनका कोई बेबी नहीं, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कई बार लोग बोलते हैं ग्रोथ, ऐसा नहीं, ग्रोथ का भी एक्सेप्शन है। आज मान लो आप लोग का ऑलमोस्ट एज 13, 14, 15 होगा, बट एक बार आप 30 के एज में पहुंच जाइएगा, उसके बाद आपका बॉडी ग्रो करेगा नहीं, स्टैटिक हो जाएगा। 50 के बाद जाने के बाद तो डी ग्रोथ शुरू हो जाता है, उल्टा, बॉडी को और स्ट्रांग होने के बजाय वीक होना शुरू हो जाता है। तो ग्रोथ भी नहीं, बहुत सारा ऐसा फीचर है जो नहीं होता है। बट आपसे पूछा तो आप जो कुछ भी लाइफ प्रोसेस में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हेडिंग्स, वो सारा हेडिंग बोल सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? रॉ मटेरियल हम लोग आउटसाइड क्या क्या यूज करते हैं, कोई बताएगा? ऑक्सीजन, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अफीफा बोलो। अफीफा बताओ। है भी या नहीं है? अफीफा है, अफीफा बोलो। सर ऑक्सीजन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को चाहिए होता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो और बोलो। न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? हाँ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, इस तरह का चीज, ठीक है। तो 3 पॉइंट कम से कम इस तरह से 3 पॉइंट के फॉर्म में याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज, व्हाट प्रोसेस शुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? जिसको लाइफ के लिए एसेंशियल बोलते हैं उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑल द प्रोसेस विच यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। All the process which is considered essential for maintaining life is known as life process. तो आप बोल दोगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सब को आपको क्या बोलोगे? एसेंशियल प्रोसेसेस फॉर मेंटेनिंग लाइफ। चलिए अब बात कर, क्या? हाँ, सारा बिल्कुल। तो बिना सांस लिए कोई जिंदा रह सकता है? सर ट्रांसपोर्टेशन में जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सर्कुलेशन है तो फिर फूड कहाँ से पहुंचेगा भाई? एक सेल में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो ये सेल है ना, सेल में मान लो अमीबा का ही सेल है और यहाँ पे बना था फूड वैक्यूम, यहाँ बना था फूड वैक्यूम, VACUOLE, यहाँ बना था फूड वैक्यूम। तो देखो न्यूट्रिशन तो सारा का सारा यहीं पे कंसंट्रेटेड होगा। तो ये न्यूट्रिशन को यहाँ से शिफ्ट भी करते हैं, ये न्यूट्रिशन धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेगा, सेल के इस एंड तक भी तो पहुंचना चाहिए न्यूट्रिशन, इस एंड भी पहुंचेगा, इस एंड भी पहुंचेगा,
और यहाँ भी पहुंचेगा। तो न्यूट्रिशन यहाँ तक पहुंचे उसके लिए क्या होता है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना वो ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है ऐसा, और इसको बोलते हैं साइक्लोसिस। ये टर्म एक्स्ट्रा है साइक्लोसिस। और सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, देखो ये मान लो एक सेल है, तो ये जो साइटोप्लाज्म ऐसे गोल गोल, जैसे अर्थ कैसे अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है गोल गोल, वैसे ही साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है। इस दुनिया में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी एकदम रुका हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। सन, मान लो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन सन ऐसा नहीं कि वो रुका हुआ है, वो अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है। इस दुनिया में कुछ भी एकदम स्टैटिक नहीं है, कुछ भी एकदम रुका हुआ नहीं है। कुछ भी एकदम रुका रहेगा मतलब कि उसका एनर्जी जीरो है, और अगर एनर्जी जीरो है मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को हम कंबाइन करके बता रहे हैं तुमको। कोई भी सर, चीज कोई एग्जैक्टली object- स्टैटिक नहीं हो सकता। क्या सर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लिविंग कैसे बता सकते हैं? ऑब्जेक्ट को लिविंग नहीं बता सकते, वो ना एक्सक्रीट करता है, ना न्यूट्रिशन लेता है, ना ही ब्रीथ करता है, नहीं उसके अंदर सर्कुलेशन है, तो कैसे बोलेंगे कि वो लिविंग है? कुछ भी लाइफ का प्रोसेस उसके अंदर नहीं हो रहा जो एसेंशियल है, इसलिए उसको डेड बोल रहे हैं। वायरस को नाइदर लिविंग नॉट डेड क्यों बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि वायरस में क्या होता है कि जब तक वो, यूं समझो ना कि वायरस एक तरह का भूत है, जब तक वो बॉडी के बाहर है वो डेड है। जैसे ही किसी बॉडी में गया तो उस बॉडी पे अपना कब्जा जमा लेना और उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हो सकता है कोई मेरे साथ एक भूत भी तुम लोगों को देख रहा हूँ, बट वो भूत तब तक डेड है या उसके पास कोई एबिलिटी नहीं जब तक वो मेरे बॉडी में इंटर ना कर जाए। मेरे बॉडी में इंटर करेगा तो मेरे बॉडी में पूरा पूरा उसका कंट्रोल होगा। वैसा ही वायरस होता है, जब तक वो बाहर है उसका किसी सेल पे या कहीं भी कोई वजूद ही नहीं, वो डेड है। जैसे ही किसी सेल में इंटर करेगा वो वायरस अचानक से लिविंग हो जाएगा और उस पूरे सेल पे अपना कंट्रोल जमा लेगा। ऐसा होता है। और उसी तरह मान लो कोई पर्सन कोमा में, अगर कोई पर्सन कोमा में होता है ना, कोई पर्सन अगर कोमा में होता है तो कोमा का मतलब क्या? कोमा मतलब उसके बॉडी पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। कोमा मतलब उसके बॉडी पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग जबरदस्ती उसको जिंदा रखते हैं। तो ये भी नाइदर लिविंग नॉट डेड टाइप का कंडीशन है, नाइदर लिविंग नॉट डेड टाइप का कंडीशन है। लेकिन खास बात है कि कोमा सब में नहीं होता, ये मोस्टली ह्यूमंस में ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नहीं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन।